लास्ट पार्ट में कहा था कि जो जीसू वेन क्रशिंग के डेड बॉडी को लाइब्रेरी के एक बेड पर लेटा देते हैं। गाइस बीच में समझ में नहीं आएगी तो इसीलिए पार्ट 1 पहले देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखी है। उसे लेटा देने के बाद जो जीसू पागलों की तरह लाइब्रेरी में इधर उधर भागते रहते हैं एंग यांग बुक को ढूंढते हुए, क्योंकि जो जीसू को यह उम्मीद था कि वहाँ पर कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। जो जीसू लाइब्रेरी के बुक्स को इधर उधर फेंकने लगा और बार बार सोए हुए डेड बॉडी के तरफ देखने लगा। एक्चुअली गाइस, जो जीसू वेन क्रशिंग के मरने के बाद भी वो वेन क्रशिंग को एक डेड बॉडी की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि इस नजर से देखते हैं कि वो उठेगा और अभी उसे एजू कहकर पुकारेगा। जो जीसू सोचते हैं मुझे उसे बहुत कुछ बताना है कि मैं उसे अपना सोलमेट मानता हूँ। फिर जो जीसू किताब को ढूंढने लग जाते हैं। जब उसे एंग यांग किताब को मिलते हैं तभी जो जीसू को वहाँ पर कोई भी इलाज नहीं मिलता है और वो गुस्से होकर उस किताब को फेंक देता है। बहुत देर के बाद उसे एक पार्शिंग मेथड मिलते हैं जो सिर्फ सोलमेट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। उस विधि का यह रूल है कि लेप बनाकर उसे कंप्लीट बॉडी पर वो लगाना होगा, लेकिन उसका लौट आने का चांसेस बहुत ही कम है। बहुत कम लोग वापस आ सकता है और किसी को भी नहीं पता कि कितने साल के बाद वो वापस आएगा या नहीं आएगा। फिर भी जो जीसू उस उम्मीद के साथ ही वेन क्रशिंग के पास जाते हैं और उसे कसकर गले लगाते हैं और गहरी सांस लेते हैं और कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो लावेन। बाकी सभी लोग मेरे लाइफ से जा चुका है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ से अकेला इस माउंटेन से नीचे जाने के बातों से ही मेरा दिल टूट जाता है। यह कहकर वो चिल्लाकर रोते हुए कहता है तुम्हें मेरे लिए वापस आना ही होगा। इसके बाद जो जीसू वेन क्रशिंग के सारे वस्त्र खोलकर नेकेड बॉडी पर वो लेप लगाते हैं और फिर उसे वो कपड़े पहनाते हैं और उसके बालों को धोते हैं। फिर उसे एक प्रिंस की तरह सुला देता है। ऐसे ही कुछ माह बीत गई। जो जीसू हर पल यही उम्मीद करते रहते हैं कि वो कभी न कभी अपनी आंखें खोलकर मेरे तरफ मुस्कुराते हुए दिखेगा। यह कई दिनों तक जारी रहा। जो जीसू वहाँ पर जिंदा रहने के लिए बर्फ को पानी के रूप में पिया। उस लाइब्रेरी पर एजिड राइस बहुत सारे थे और वही राइस जो जीसू ने जिंदा रहने के लिए खाया। फिर भी वो दुखी थी यह सोचकर कि लावेन ने मेरे लिए हमेशा खाना बनाया करता था और मुझसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसे सोचते हुए वो अपने लिए खाना बनाता है, लेकिन पानी उबल नहीं पाते हैं, चावल जल जाते हैं। फिर भी वो उसके लिए जिंदा रहने के लिए खाना बना ही लेता है, लेकिन खुद खा नहीं पाता है। फिर वो उदास होकर वेन क्रशिंग के पास गया और अपने सिर नीचे झुकाते हुए दुखी होकर बैठ गया और वेन क्रशिंग को कहा लावेन तुम क्यों नहीं जाग रहे हो। जो जीसू का बाल लंबे हो चुका था। जो जीसू वेन क्रशिंग को कसकर गले लगाकर कहा लावेन तुम्हारे बिना इस दुनिया मेरे लिए फीकी पड़ गई है। क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ? यदि ये सपना है तो तुम मुझे मत जगाओ, क्योंकि ये सबसे अकेलापन महसूस कर रहा है। ऐसे कहने के बाद जो जीसू एक ही बिस्तर पर उसके साथ उसे कसकर पकड़कर सो गया और वो सपने में देखा कि दोनों छत पर बैठकर एक साथ शराब पी रहे थे, तारों का आनंद लेते हुए। जो जीसू सपने में उस शांति का आनंद ले रहा था जो उसके दिल में बसे हुए थे, क्योंकि वो पल एक सच्चा कहानी था जहाँ वेन क्रशिंग मुस्कुराते हुए जो जीसू के कंधे पर हाथ रखा था और कहा था कि एजू हम साथ एक साथ जीवन व्यतीत करूँगा। तभी जो जीसू मुस्कुराने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब जाकर एक दूसरे के हाथ थाम लेते हैं। तभी वेन क्रशिंग उसे किस करने से खुद को रोक नहीं पाया था और इसलिए वो जो जीसू को लिप किस करते हैं, लेकिन जो जीसू भी उसे अपने करीब आने दिया। दोनों के बीच 3-4 सेकंड तक
किस होते हैं। जो जीशु कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। गाइस, वर्ड ऑफ ऑनर में एपिसोड 9 में हमें दिखाई जाती है कि दोनों साथ पर बैठकर वाइन पीती है। तो फिर उन दोनों के बीच क्या हुआ था वो हमें नहीं दिखाया गया था और ये नोवेल का पार्ट है। मैं उसका ही पार्ट आप लोग के साथ थोड़ा कहा था जो जीशु ने अभी सपने में देखा है। जो जीशु यह सुंदर सपना देखने के बाद जब उठा तब वो वेंकसिंग को देखकर फिर से दुखी होकर वेंकसिंग को कहा वो पल कितना सुंदर था और तुम मुझे अकेला कैसे सोकर जा सकते हो। मैं अकेला तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए जान कैसे दे सकते हो लाओवेन। मैं इसका लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहने के बाद जो जीशु का होठ कँपने लगा और उसके आंखें आंसू से भरी उठी। जो जीशु उसके इंतजार में 1.5 महीने बसर बीत गई थी, लेकिन वो अब भी उसे उतना ही प्यार करता था। उसका दिल उसके लिए तड़पता था। क्या वो कभी वापस आएगा? यह पल उसके लिए ऐसा था कि जैसे कि वो चला गया लेकिन वो वापस कभी नहीं आएगा। वेंकसिंग जो जीशु के लिए भ्रम बन गया था, हमेशा उसे अपने पास महसूस करने लगा था और ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। समय उसके लिए बहुत क्रूर हो गया था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उन खूबसूरत यादों को दिल के बहुत करीब रखकर वो जीने लगी। आखिरकार 6 साल बीत जाने के बाद एक दिन जब वो माउंटेन से नीचे देख रहे होते हैं तब उसे महसूस होता है कि कोई व्यक्ति उसके पीछे खड़े हैं। जो जीशु जब पीछे मुड़कर देखा तब वो अपने सामने वेंकसिंग को पाया। जहाँ जो जीशु देखा कि वेंकसिंग को ठंड लग रही थी, उसका शरीर जम रहा था। वेंकसिंग ध्यान से चारों ओर देखा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो खुद से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। जो जीशु खुशी होकर उसके पास जाकर पूछता है, लाओवेन तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसे पूछने के बाद जो जीशु उसके बालों को ठीक कर देता है और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वेंकसिंग अजीब होकर जो जीशु की तरफ देखा, लेकिन जो जीशु उसे गले से लगा लिया। लेकिन वेंकसिंग ने जो जीशु को गले नहीं लगाया, बल्कि उसे सवाल किया कि तुम कौन हो। यह कहकर वेंकसिंग घबराने लगते हैं। जो जीशु कांपते हुए कहा, लाओवेन यह मजाक करने का समय नहीं है। ऐसे कहकर जो जीशु उसके हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वेंकसिंग ने उसे जल्दी से हटा दिया। जो जीशु बहुत शौक हो गया। तभी वेंकसिंग पूछता है, लाओवेन कौन है? ऐसे सवाल करके उसके तरफ नहीं देखा, बल्कि वो खुद से पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, यह कौन है, वो मुझे क्यों गले लगाया, क्या मैं कुछ भूल गया हूँ? तभी जो जीशु उसके आँखों में देख रहे होते हैं। वेंकसिंग के आँखों में प्यार का अंश मात्र भी स्थान नहीं था। वेंकसिंग ने जो जीशु के तरफ ऐसे देखा जैसे कोई अजनबी हो। वो हैरान और अभिभूत लग रहा था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। उसका सोलमेट, उसका बलिदान। जो जीशु वेंकसिंग को कहा कि लाओवेन मैं तुम्हारा एजू हूँ। ऐसा कहकर जो जीशु उसके करीब गया, लेकिन वेंकसिंग ने उसे चिल्ला कर कहा, मेरे करीब मत आओ। उतने में वेंकसिंग को शक आ रहा था। तभी जो जीशु ने उसे पूछा, क्या तुम्हें शक आ रहे हैं? यह पूछने के बाद फिर से जो जीशु उसके करीब गया। फिर वेंकसिंग चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि तुम मेरे पास मत आओ, तुम मुझसे दूर रहो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? यह कहकर वो ठंडे फ्लोर पर बैठ गया। तभी जो जीशु सोचता है, लाओवेन मजाक नहीं कर रहा था, सच में वो सब कुछ भूल गया है। जो जीशु भी ऐसे सोचते हुए ठंडे फ्लोर पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर कहता है, लाओवेन यह नहीं हो सकता, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? यह कहकर जो जीशु वेंकसिंग के करीब जाकर हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वेंकसिंग कहता है, तुम मुझे जाने दो और तुम मुझसे दूर ही रहो। ऐसे कहकर वेंकसिंग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका पैर कांपने लगते हैं और उसका आवाज धीमी होती है क्योंकि वो बीमार थे। वो खुद को संभालने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी वेंकसिंग कहता है, मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत है। फिर वो इधर उधर भागा बाहर निकलने के लिए। तभी जो जीशु उसे कसकर गले लगा लेता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, प्लीज लाओवेन तुम रुक जाओ। ऐसे कहकर वो इतना रोता है कि उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाता है।
और वो रो रो कर कहता है तुम मुझसे नहीं सोच सकते हो, खासकर आप, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। वेंग केशिंग उससे अपने से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जीशु उसे बहुत टाइट हक कर लेता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। वेंग केशिंग कहता है तुम मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। यह कहकर जो जीशु को बहुत जोर से धक्का मार देता है। जो जीशु फ्लोर पर गिर जाता है और गलती से उसका सिर एक टेबल पर टकरा जाते हैं और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। वेंग केशिंग उसे बोही लेता हुआ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उससे ऐसे हालत में सोकर वो वहां से गायब हो गया। फ्लोर पर और सहाय रूप से जो जीशु पड़ा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था। जब जीशु को होश आते हैं तब वो देखते हैं वेंग केशिंग वहाँ पर नहीं था। फिर जो जीशु वेंग केशिंग को ढूंढते हुए चिल्लाते हैं, क्या तुम अकेले हो? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुम कहाँ हो लावेन? ऐसे चिल्लाने के बाद जो जीशु बहुत रोने लगते हैं और उसे पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके आंखें आंसू से बिखरे होते हैं और दिन भर दिन एक सवाल मन में था कि वो कहाँ है और मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ। उसने हर कोना, हर जिले, हर जगह, हर जंगल पर उसे ढूंढा, लेकिन जो जीशु को उसे नहीं मिला। जो जीशु अपने हालत के बारे में लेकर उतना चिंतित नहीं था जितना कि वो अपने लावेन के बारे में चिंतित था। उसका दिल हर बार यह सोचता था कि वो अकेला या ठंडा या उदास या डर महसूस कर रहा होगा। कोई भी उसे संभालने के लिए उसके पास नहीं है। उसके बालों को सहलाने के लिए भी कोई उसके पास नहीं है। जो जीशु हर साल शेंगलिंग को मिलने के लिए पहाड़ के नीचे आता था और इस बार भी वो पहाड़ से नीचे गया और साथ ही वेंग केशिंग के तलाश में। वो अपने सिर पर एक टोपी पहन लिया ताकि बाकी लोग उसका चेहरा ना देख सके, क्योंकि शेंगलिंग अभी बुरा हो चुका था। उसका एक बेटी भी थी। जो जीशु उस जगह पर गया जब वो पहली बार लावेन के साथ गया था। फिर वो शेंगलिंग के लिए एक उपहार खोजने के बारे में सोचा, क्योंकि हर बार जब वो शेंगलिंग को मिलने के लिए आता है तब वो उसके लिए कोई ना कोई उपहार ले जाता था। जब वो उपहार लाने के लिए दुकान पर गया तभी वो एक दुकानदार के हाथ पर एक हेयर पिन देखा जो उसे बेचना चाहता था। जब जो जीशु उस हेयर पिन को देखा तब वो दुकानदार से पूछा, आपको यह कहाँ से मिला? तभी वो दुकानदार बोला, यदि तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे शांति दो और इसे खरीद लो। एक्चुअली गाइस, ये हेयर पिन वेंग केशिंग का था। वो दुकानदार कहता है, यह मुझे किसी पागल भिखारी ने दिया है, शायद उसने किसी से चुरा लिया होगा। जो जीशु दुकानदार के मुख से ऐसे लापरवाह बातें सुनकर बोला, तुम अपना बकवास बात बंद करो और तुम इसे इतने सस्ते में कैसे बेच सकते हो? मैं तुम्हें इस हेयर पिन के लिए 3 सोना देता हूँ और तुम ये बताओ वो भिखारी कौन है? वो कैसा दिखता है? क्या वो यहाँ आसपास रहता है? वो दुकानदार जो जीशु के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लोग कहता है कि वो घोस्ट है। जो जीशु ने ऐसा बकवास बातें सुनकर अपना आँखें दुकानदार के तरफ घूरने लगते हैं और कहा, बस करो। तभी दुकानदार ने बोला, कौन जानता होगा कि उसके जैसा पागल कहाँ रहता है? फिर वो दुकानदार हंसते हुए कहा, यदि तुम रात में उसकी दर्द भरे चिल्लाते हुए सुनोगे तो तुम्हारा मन ऐसा कहेगा कि उसके चेहरे पर लात मार दूं। ये कहकर दुकानदार हंसने लगते हैं। जो जीशु पहले शेंगलिंग के पास गया और उससे माफी मांगा, क्योंकि उसके लिए वो कुछ भी तोहफा नहीं लेकर गया था। और फिर जो जीशु एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और वो आईने के सामने खड़े होकर वो हेयर पिन को लेते हुए आईना से पूछता है, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो लावेन? यह कहकर वो रोने लगते हैं। फिर कहता है, तुम मुझे और कितना इंतजार कराओगे? फिर वो शेंगलिंग को अलविदा कहकर जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि दाएं की तरफ जाऊं या बाएं की तरफ जाऊं। ऐसे सोचने के बाद वो
एक मीठे खरबूजे दुकान के पास जाते हैं क्योंकि वेन केशिंग को इन मीठे खरबूजे पर अपना पैसा खर्च करने में बहुत मजा आता था। जो यीशु दुकान से एक खरबूजे के टुकड़ा खरीद लेता है तभी कोई पीछे से जो यीशु के बस्ते पर हाथ रख कर पुकारता है। एक्चुअली वो व्यक्ति और कोई नहीं वेन केशिंग था। वेन केशिंग भीड़ प्रजा के बीच चाउमीन पर बैठकर एक नादान बच्चे की तरह एक बहुत दुखी और शर्मिंदा से जो यीशु से कहता है, क्या तुम उसे खाने के बाद मुझे थोड़ा सिल्का दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। एक्चुअली वेन केशिंग ने अपने सिर को ढकने वाला एक काला कपड़ा पहना हुआ था। उसका सफेद बाल पूरी तरह से ढके हुए थे और उसका कपड़ा फटा हुआ था। कोई भी नहीं कहेगा कि वो वेन केशिंग होगा जो घोस्ट वैली का चीफ हुआ करता था। एक आदमी वेन केशिंग से कहता है, तुम पागल बदसूरत भिखारी हो। यह कहकर वो आदमी उसे खाने के जगह पर जोर से लात मार देता है और कहता है, कहीं और जाकर भीख मांगो, हमारी दुकान बर्बाद मत करो। फिर से वो आदमी वेन केशिंग को जोर से लात मारता है। तभी जो यीशु ऐसा व्यवहार देखकर उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है, देखो वो कितना दयनीय है। लेकिन वो आदमी जबरदस्ती वेन केशिंग के बालों से कपड़ा हटा देता है और उसे जो यीशु के तरफ धकेल देता है और कहता है, तुम खुद देख लो वो कितना बदसूरत है। जब जो यीशु वेन केशिंग के तरफ देखते हैं तब वो पहचान जाता है कि वो उसका सोलमेट है। तब जो यीशु उस आदमी को कहता है, कोई बदसूरत नहीं है, मैंने जो देखा वो बहुत सुंदर है। मेरी आंखें उसे देखने के लिए कितना इंतजार कर रहा था। वेन केशिंग के चेहरा पहला जैसा नहीं रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर अकेलापन और उदासी था। उसके बाल पहले की तरह नहीं था, गंदा हो गया था और उसका बाल बहुत लंबा हो गया था। उसके काले कपड़े फाटे हुए थे और उसके हाथ पर वो कोमलता और सुंदरता नहीं था। जो यीशु अपने सोलमेट को देखकर बहुत दर्द महसूस कर रही थी और वो कहता है, फोर सीजन मैनर के शिष्य और घोस्ट वैली का चीफ इतने कमजोर नहीं हो सकता। जो यीशु पहले से ही दर्द में गुजर रहा था और अभी उसके हालत ऐसे देखकर उसके दर्द और भी गहरी हो गई थी। गाइस, ये फैन फिक्शन मैं अभी यहाँ पर खत्म कर देती हूँ। आप लोग जरूर बताना आप लोग को ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।